बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हमारा अपना घर हो और हम उसमें खुशी से रहें। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं घर को रेंट पे रहने के और कुछ फ़ायदे हैं घर को ख़रीदने के, तो हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि अल्टीमेटली क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं कि घर को अगर आप रेंट पे लेंगे तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है रेंट अपना घर खरीदने के। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप खुद का घर लेते हैं और स्पेशली अगर आप लोन लेके घर लेते हैं तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपको डाउन पेमेंट भी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको खुद के अपने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि लोन 100% अमाउंट का नहीं मिलता है। जितने का आपको घर खरीदना पड़ रहा है उसके कुछ पैसे आपको शुरुआत में डालने ही पड़ते हैं। तो डाउन पेमेंट जो है वो लगभग 20% के करीब आपको खुद से करनी पड़ती है। तो सबसे पहली अपफ्रंट कॉस्ट तो वो हो गई, उतने पैसे आपके पास होने ही चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने नॉर्मली जो लोग हैं वो लोन लगभग 20 साल का लेते हैं, अनलेस उनके पास खुद के पैसे हों काफ़ी ज़्यादा, या वो बहुत ही कंफर्टेबली 10 साल में पेमेंट कर सकें। तो 20 साल का टेन्योर का अगर आप लोन लेते हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो लगभग आपको 1% के करीब पड़ता है। लेकिन दोनों के अगर आप कंपेयर करें अमाउंट्स को, तो इतना आपको बता देता हूँ कि जितने का EMI आप दे रहे हैं वही सेम लोकेलिटी में अगर आप घर रेंट पे लेंगे तो आपको काफ़ी कम रेंट का पड़ेगा। तो जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल बताऊं, जहाँ पे मैं रहता हूँ, अगर उसका रेंट जो है 30,000 है, लेकिन अगर वो घर वही घर में अगर उसको लेना चाहूँ 1 लाख की EMI उसको पड़ेगी। सबसे पहली बात यह है कि आप बहुत अच्छे लोकेशन पे आप कम रेंट दे के और अच्छे घर में रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि घर खरीदने में एक लमसम अमाउंट लगता है, चाहे आप लोन लें चाहे आप खुद के पैसे निकालें। तो जो लमसम अमाउंट लगता है वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो कई सालों के लिए लॉक इन हो जाती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले में जो आप कमा सकते थे वो काफ़ी ज़्यादा आप किसी और एवेन्यू में कमा सकते हैं। इट कुड बी स्टॉक मार्केट्स, इट कुड बी म्यूचुअल फंड्स। तो ये जो प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन है हो सकता है उतनी ज़्यादा ना हो, तो आपका लंबे समय तक जो अमाउंट है वो भी ब्लॉक रहेगा, प्लस आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी शायद उतनी ना मिले जितना आपको किसी और एवेन्यू से मिल सकती थी। और जाहिर सी बात है, जब आप घर लेते हैं तो बहुत जल्दी खरीदना बेचना होता नहीं है, तो आप कई कई सालों तक, इनफैक्ट देयर आर टाइम्स व्हेन इवन फॉर लाइफ टाइम योर अमाउंट गेट्स ब्लॉक्ड कंप्लीटली। तीसरी बात यह है कि अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और उसमें आप खुद नहीं रह के टेनेंट्स रखते हैं, तो कई बार टेनेंट्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं। कई बार अच्छे टेनेंट्स नहीं मिलते, जो टेनेंट्स मिलते हैं वो कई बार गड़बड़ करते हैं, कई बार घर खाली नहीं करते, कई बार टाइम से रेंट नहीं देते, कई बार कुछ और घर को नुकसान पहुंच जाता है। तो ये बड़े सारे इश्यूज हो सकते हैं अगर टेनेंट अच्छा ना हो। और बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे होते हैं जब कई कई महीनों तक आपको टेनेंट ना मिलने की वजह से आपका घर महीनों तक खाली पड़ा रहता है और आपको रेंट नहीं मिलता। तो वहाँ अगर आपने ये सोचा था कि मैं रेंट से एक मेरी मंथली इनकम बंध जाएगी, तो वो ऐसा नहीं होगा। और जब भी आप नया टेनेंट ढूंढेंगे तो आपको ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी। तो ये कॉस्ट आपका रिकरिंग बन सकता है, स्पेशली अगर आपके टेनेंट्स हर कुछ समय में छोड़ जाते हो तो। और जैसे आजकल का समय है, आजकल के समय में बड़े सारे लोग, जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पर बड़े सारे स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं। तो जब ये कोविड की इशू शुरू हुई थी आज से 4-5 महीने पहले, तो जब लॉकडाउन शुरू हुए तो जो स्टूडेंट्स थे वो अपने घर वापस चले गए, क्योंकि क्लासेस कोचिंग सेंटर जो हैं वो बंद हो चुके थे। तो जब लोग वापस गए, रेंटल इनकम जो है वो लोगों की ना के बराबर हो गई, क्योंकि आना जाना बंद हो चुका था। तो अगर कोई आएगा ही नहीं तो घर रेंट पे कैसे चढ़ाएगा कोई। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता जाता है। तो जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप एक बेटर घर में शिफ्ट कर सकते हैं अगर आप रेंट पे होंगे, क्योंकि जो रेंट पे होता है उसको कोई बंदिश नहीं होती। वो जब मर्जी चाहे अच्छे घर में रहे और बेटर लोकेलिटी में रहे, एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाए, कुछ और जो भी उनकी कंसिडरेशंस हैं उसके हिसाब से वो रेंट पे घर ले सकता है। लेकिन उसका एक ऑपोजिट साइड भी है, वो ये है कि जैसे आजकल के समय में कुछ लोगों की नौकरी अनफॉर्चुनेटली जा भी रही हैं, कुछ को सैलरी कट भी लेना पड़ रहा है। तो अगर ऐसे होता है तो अगर आपने घर जो है
वो ईएमआई पे लिया हुआ है, खुद का खरीदा हुआ है, तो ईएमआई तो फिक्स्ड है, वो तो आपको देनी ही देनी है। लेकिन ऐसे माहौल में अगर किसी की गॉड फॉरबिड नौकरी चली जाती है या उसको सैलरी कट लेना पड़ता है, तो वो अपनी ईएमआई कैसे पे करेगा, क्योंकि उसके बाकी खर्चे भी होंगे, उसको घर भी चलाना है, उसको हो सकता है अपने बच्चों की फीस भी देनी पड़े और दुनिया भर के खर्चे होते हैं, तो वो भी उसको एडजस्ट करने हैं। तो ऐसे में बड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो ही कैन ईजिली शिफ्ट टू अ लोअर रेंटल हाउस ऑल्सो। वैसे तो रेंट्स वैसे ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू एन ईएमआई, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो आदमी थोड़ा सा कम रेंट वाले घर पे भी रह सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अगर आप घर को रेंट पे लें। आप जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, आप बेटर घर में भी जा सकते हैं। और अगर ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए जहां पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो वहां पे आप एक लोअर रेंट पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। एटलीस्ट आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके अपने घर है उनको तो ईएमआई का फिक्स अमाउंट देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट को लेके। तो जो जिसके खुद के घर होते हैं उनको बड़े सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट देने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले लेते ही सबसे पहली कॉस्ट आती है रजिस्ट्री की कॉस्ट। सेकंड होता है, अगर आपने जैसे मान ली किसी सोसाइटी में घर लिया हुआ है तो आपको मेंटेनेंस की कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट आप को चार्ज होती है। तीसरा, जो बड़े मेजर रिपेयर्स होते हैं वो सब लैंडलॉर्ड को ही कराने पड़ते हैं, वो टेनेंट नहीं कराता है। और स्पेशली जब टेनेंट शिफ्ट होते हैं खास करके ये प्रॉब्लम तो तब ज्यादा आती है। और भी चौथी बात ये है कि छोटे मोटे और खर्चे होते हैं जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वो भी हर साल आपको देने ही पड़ते हैं। पांचवा कॉस्ट ये है कि अगर आपका एरिया फ्री होल्ड होता है तो वो फ्री होल्ड कॉस्ट भी आपको ही बियर करनी पड़ेगी। और छठा कॉस्ट, हालांकि ये भी एक बड़ा छोटा सा और वन टाइम कॉस्ट है, कि पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ये सब आपको करना पड़ेगा। और अगर आपका टेनेंट अच्छा नहीं है और वो लास्ट मोमेंट पे कुछ बिल्स पे नहीं करके जाता है तो वो भी आपको ही बियर करने पड़ सकते हैं। अगर आप केयरफुल नहीं हो, उसके जाने से पहले अगर आपने सब चेक नहीं किया कि उसने सारे बिल्स अप टू डेट पे किए हुए कि नहीं किए हुए, तो वो खर्चे भी आप पे आ सकते हैं। तो ये एक एडिशनल बर्डन पॉसिबली हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, कि सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज़ अ वेरी कॉस्टली एंड वेरी कम्बरसम एंड वेरी टाइम टेकिंग अफेयर। कि सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी डीलर को जो चार्जेस हैं वो तो देने ही पड़ेंगे अगर आपको घर बेचना पड़े किसी भी कारण की वजह से, चाहे आप शिफ्ट हो रहे हैं, किसी और सिटी में सेटल हो रहे हैं, चाहे आप मजबूरी की वजह से घर बेचना पड़े, चाहे आप की इन्वेस्टमेंट जो आपने टारगेट सोचा था बड़े अच्छा प्राइस मिल रहा है उसकी वजह से बेचना पड़े। लेकिन ब्रोकरेज कॉस्ट भी पड़ेगी, प्लस नया बायर ढूंढने में जो समय लगेगा, कई बार डील होते होते रह जाती है लास्ट मोमेंट पे, आपको कई बार लॉस भी झेलना पड़ सकता है अगर प्राइसेस कम हो। जैसे आज के समय में प्रॉपर्टी प्राइसेस आर लोअर, तो आपको लॉस भी झेलना पड़ सकता है। आपने सोचा था कि मैं अपने प्रॉपर्टी पे अच्छे रिटर्न्स कमाऊंगा, लेकिन वो हर बार पॉसिबल नहीं होता। कई बार जितने भी प्रॉपर्टी खरीदी थी उससे भी कम पे आपको बेचना पड़ सकता है। कई बार महीनों लग जाते हैं प्रॉपर्टी बिकने में, तो ये भी एक कष्ट हो सकता है। अगर आपको बहुत जल्दी करनी है तो आपको एक डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी, और डिस्ट्रेस सेल में तो जो खरीदता है वो काफ़ी कम दाम, जो करंट प्राइस मार्केट प्राइस चल रहा होता है उससे भी काफ़ी कम दाम पे खरीदता है। मतलब ऐसे में तो लोग आपको पूरा निचोड़ लेते हैं और आपको मजबूर कर देते हैं, डेस्परेशन देख के आपकी, कि आपको बहुत जल्दी है बेचने की, तो जितना प्राइस है उससे काफ़ी कम में आपको बेचना पड़ेगा। तो ये भी एक नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर आप वेट करने के लिए तैयार हैं तो फिर कितना समय लगेगा। कई बार आपको जो खरीदार है वो पसंद नहीं आता, कई बार आपको प्राइस पसंद नहीं आता, कई बार कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, तो इट मे कीप ऑन डिलेइंग द सेल। नेक्स्ट पॉइंट है कैरियर ऑप्शंस। तो कई बार इंसान को एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए एक लोकेशन शिफ्ट करनी पड़ती है। तो जब अपना घर होता है तो कई बार लोग वो नया अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। तो कई बार अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिस करनी पड़ती हैं। तो ये दिक्कत नहीं आती जब आपने रेंट पे घर लिया होता है, क्योंकि आपको यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको कहीं भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यू हैव नो इश्यूज। आप उसी नई जगह जाके कोई और अच्छा सा घर आप ले लेंगे और आप नए सिरे से शुरू करेंगे, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। और अगर आपको ज्वाइन इमीडिएटली करना पड़े और आपका अपना घर पीछे रह गया, तो आपको ये देखना पड़ेगा बार बार आके कि आपको उसको बेचना है तो आपके कई चक्कर लग सकते हैं, अगर आपको उसको रेंट पे देना है तो कई चक्कर लग सकते हैं, कई बार घर दिखाना पड़ता है बार बार, तो आप ब्रोकर को चाबी देंगे क्या, या क्या करेंगे, किसी और रिलेटिव को चाबी दे के जाएंगे, तो बड़े सारे और इश्यूज भी आ सकते हैं। अगर आपका खुद का घर होगा और आप चले गए, लेकिन अगर आप रेंट पे रह रहे थे तो ऐसी कोई दिक्कतें आएंगी नहीं। आप आराम से अपना जो भी नोटिस पीरियड है वो दीजिए या सेटलमेंट कर लीजिए लैंडलॉर्ड के साथ में और अपना शिफ्ट कर दीजिए, तो ऐसी दिक्कत नहीं आती। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है कि अगर आपका जॉब ही मोबाइल है, उनकी टाइम टू टाइम अलग अलग शहरों में पोस्टिंग होती रहती है, तो ये भी जो मैंने पिछले पॉइंट में दिक्कतें बोली
वो इनके साथ भी आ सकती हैं कि अच्छा। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेबरहुड इश्यूज। अब नेबरहुड इश्यूज में कुछ चीज़ हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके नेबर्स जो हैं वो बड़ा शोर मचाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, आपके नीचे लोग रह रहे हैं, आपके ऊपर लोग रह रहे हैं, किसी के घर में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी का योगा सेंटर चल रहा होता है, किसी की डांस क्लास चल रही होती है, किसी का कुछ और हो सकता है, कुछ लोग लाउड म्यूज़िक बजाते हैं अपने घरों में, कुछ लोगों का भजन कीर्तन चलता रहता है अपने घरों में, लोग एक्टिविटीज़ करते हैं अपने घरों में, तो उससे आस पड़ोस में बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये जैसे कई बार हमारे घर के एकदम पास में एक डीडीए कम्युनिटी हॉल है, तो वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई फंक्शन चल रहा होता है, ये चल रहा होता था। आजकल तो खैर फंक्शंस नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन उससे पहले दुनिया भर के बर्थडे पार्टीज हो गई, शादी हो गई, कोई और फंक्शन हो गया, तो इस वजह से लाउड म्यूज़िक चल रहा होता था। तो कई बार आप सारी चीज़ें जब आप घर ढूंढ रहे होते हैं, आप चाहे कितना भी सोच लें कि हम स्कूल देखेंगे, हम हॉस्पिटल देखेंगे, हम ये देखेंगे, पार्क देखेंगे, जिम देखेंगे, बड़े सारे और आप चीज़ें सोच के आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप सब कुछ प्लानिंग करने के बावजूद भी आप फैक्टर नहीं कर सकते कि ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आ गई, अगर आपने अपना घर खरीद लिया होगा, तो इट विल नॉट बी ईजी फॉर यू टू शिफ्ट आउट ऑफ द हाउस, लाइक दे से इट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। तो फिर आपको ही घर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कहने से आपके नेबर्स तो छोड़ के जाएंगे नहीं। तो आप ऐसे में घर कब शिफ्ट करेंगे? लेकिन अगर आप रेंट पे रह रहे होंगे तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू चेंज योर हाउस एंड मूव टू अ डिफरेंट नेबरहुड और फार अवे और लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम द करंट प्लेस। अगर आपको लोकेलिटी अच्छी लग रही है तो आप थोड़ा सा दूर भी शिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो दिक्कतें ना आएँ। तो रेंट पे रहने से ये प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है टैक्स बेनिफिट का। अब टैक्स बेनिफिट का पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 80C में अगर आप सैलरीड हैं खास करके, तो 80C में जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते थे वो ज़्यादातर, चाहे आपका पीएफ हो, चाहे आपके ट्यूशन फीस थी बच्चों की, चाहे आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो, तो आपका जो 1.5 लाख की लिमिट होती थी 80C की, वो किसी ना किसी तरीके से पूरी हो ही जाती है। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप उतना बेनिफिट नहीं ले पाते अपने 80C में, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट फॉर हाउसिंग लोन है वो आपका काउंट होता रहा। लेकिन अगर आप HRA के अंडर रेंट का क्लेम करते हैं तो उसमें कंपैरेटिवली आपका काफ़ी अमाउंट टैक्स डिडक्शन से बच जाता है। तो एक टैक्स डिडक्शन इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट रेंट पे ज़्यादा मिल सकता है एज कम्पेयर टू बाइंग योर ओन हाउस। तो ये तो बातें थी कि आप रेंट पे रहने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब मैं थोड़े से बेनिफिट्स की बात कर लेता हूँ। घर खरीदने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, जो ये फ़ायदे जेन्युइन भी हैं, और दूसरा जिन्होंने अपने घर लिए हुए हैं, नहीं तो उनके कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि भाई आपने जो घर लेने के फ़ायदे हैं वो तो आपने बताया ही नहीं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट होती है उसमें हर साल का एक एस्केलेशन क्लॉज होता है, जिसमें कुछ परसेंटेज रेंट इंक्रीज हर साल होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि कम से कम आपका जो रेंट है वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपका खुद का घर है। तो वो कष्ट कम से कम आपका बच जाएगा जो हर साल इंक्रीमेंट हो रही है। क्योंकि अगर आपने EMI पे भी घर लिया हुआ है, वो अगर आपका फ्लोटिंग है और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको इंक्रीज ऑफ रेंट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात यह, क्योंकि आप खुद ही मालिक हैं तो आपको लैंडलॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जैसे कई बार लोग रेंट पे रहते हैं तो उनके लैंडलॉर्ड जो हैं वो कई बार बड़ी दिक्कतें पेश करते हैं। तो अगर आपका खुद का घर होगा तो कम से कम आपको लैंडलॉर्ड की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। तीसरी बात यह है कि सिर्फ रेंट वाले लोग ही जो रेंट पे रहते हैं सिर्फ वही वेकेट नहीं करते, कई बार लैंडलॉर्ड को भी घर खाली कराना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप खुद ही लैंडलॉर्ड होंगे, अगर आपका खुद का ही घर होगा, तो नेचुरली आप को घर खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बहुत सारे लोग की ख्वाहिश होती है कि हम अपने घर में ये चेंजेस कराएं विच आर परमानेंट चेंजेस, विच आर यू आर चेंजिंग द इंटीरियर्स ऑफ द हाउस और इवन द एक्सटीरियर्स ऑफ द हाउस। अब जैसे कई घरों में आजकल फैशन बन गया है कि वो जो बाहर है वो पेंटेड दीवारें नहीं होती, वो टाइल्स लगवाते हैं। तो अगर आप अपने घर में पेंटेड दीवारों की जगह टाइल्स लगवाना चाहते हैं तो आप किसी किराए के घर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो घर आपको कभी भी खाली करना पड़ सकता है। तो आप अपने घर में ये परमानेंट चेंजेस हमेशा कर सकते हैं, जो एक रेंटेड हाउस में आप नहीं करा सकते अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि आपको हर समय डर ये लगा रहता है कि कभी हमें खाली करना पड़ गया तो ये हमारा सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने अपना घर अपने खुद के पैसे पूरा लमसम दे के खरीदा है और कोई लोन नहीं है, तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं कि कल को अगर मेरा जो जॉब चला गया या मेरी सैलरी कट हो गई तो मेरे को टेंशन हो सकती है कि मैं EMI कैसे पे करूंगा, या मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मुझे कम करना पड़ेगा अपनी EMI को पे करने के लिए, नहीं तो मेरा
हाउस जो है वो ऑक्शन हो सकता है। तो ये सब झंझटबाजी खत्म हो जाएगी अगर आपने अपने खुद के पैसे से पूरी पेमेंट करी हुई है घर खरीदने की। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने रहने के साथ साथ में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी घर खरीदा हुआ है, तो जब मार्केट बूम पे होती है प्रॉपर्टी मार्केट, तो कई बार कुछ समय में 5 साल 10 साल 15 साल के समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी घर दे देते हैं। और अगर आपको शिफ्ट करना पड़ जाए तो यू कैन एग्जिट विद वेरी हैंडसम गेन्स। इट कैन बी एनी अमाउंट, स्पेशली इफ यू नो यू आर लकी। और अगर आपने ऐसे घर एरिया में घर लिया हुआ है जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, जैसे मान लीजिए सडनली पॉलिसी आ गई कि आपके एरिया के पास में मेट्रो लाइन बनेगी, या आपके घर के पास में एयरपोर्ट बन रहा है नया, या कोई भी और ऐसी डेवलपमेंटल स्कीम आ गई, कोई आपके घर के बहुत ज़्यादा दूर नहीं कोई SEZ बन रहा है, या कोई और बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आपके रास्ते से गुजरता हुआ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हाईवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज अगर आपके घर के आसपास में, तो सडनली ऐसे अनाउंसमेंट से लैंड की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाती है और आपको बड़े हैंडसम गेन्स हो सकते हैं। तो ये कुछ मेरे जहन में थे फ़ायदे घर खरीदने के भी। तो इन फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए आप अगर घर खरीदने का या रेंट पे लेने का, अगर आप घर खरीदने का सोच रहे थे, तो आप इन क्राइटेरिया के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अल्टीमेटली क्या करना है। और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका अकाउंट किसी ब्रोकिंग हाउस के साथ है और आपका ब्रोकरेज चार्ज काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी दी है उस पर आप मुझे लिख सकते हैं और मैं आपकी मदद करूँगा आपका ब्रोकरेज कम कराने के लिए। तो यू कैन राइट टू मी ऑन दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई और कमेंट्स हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।